डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है लवण्य? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो अब क्या एक्चुअली में, अब ये सारे चैप्टर जो है आपको केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेंगे। जब आप सोल्यूशन पढ़ोगे, आप आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ोगे, तो उन सब में बहुत हेल्प करने वाले चैप्टर हैं ये, ठीक है। गैसेस लॉ पढ़ोगे तो वहां पे भी, इसलिए ऐसे मतलब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि कहीं से भी क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो एट अ पॉइंट in a fluid, at a point density is defined as, at a point density of fluid is defined as, density of fluid is defined as, sometimes it is written as rho and sometimes it is written as d। तो हमें डी और रो में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी लिखा हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली लिमिट डेल्टा बी टेंडिंग टू 0, डेल्टा m by delta b, या this can be simply written as dm by db, dm by db, ठीक है। Next important point in this, in case of homogeneous solution, in case of homogeneous solution, in case of homogeneous isotopic solution, in case of homogeneous isotopic, आइसोटोपिक का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज ना हो, ठीक है, जिस सिस्टम की। इन केस ऑफ होमोजेनियस आइसोटोपिक सॉल्यूशन, या बेटर होगा मैं लिखूं आइसोटोपिक सब्सटेंस, फ्लूइड था तो इसलिए सॉल्यूशन लिख रहे थे। सर आइसोटोपिक का मतलब दोबारा बताना है एक बार। आइसोटोपिक मींस whose property does not change with direction or property does not depend on the direction, ठीक है। आइसोटोपिक in case of homogeneous isotopic substance, it has no directional properties, it has no directional properties, so is a scalar, it has dimension, dimension क्या होगा इसका, ml3 minus, ml3 minus, very good। एंड एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल ध्यान रखना इस यूनिट को, क्योंकि आपको अक्सर कैलकुलेशन में ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब, इस टाइप की चीजें मिलेंगी। तो आप एसआई यूनिट में डालना है तो इसको जो है आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डालना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है डेंसिटी की वजह से, ठीक है। एंड ग्राम पर सीसी लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, ग्राम पर सीसी, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल भी लिखा जाता है इसको। ग्राम किलोग्राम पर लीटर को, मीटर को कई बार किलोग्राम पर लीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका जी बाई सी सी लिखा जाता है किसमें, इन सीजीएचएस, ठीक है, इन सीजीएचएस सिस्टम, ठीक है। कन्वर्जन के लिए हमेशा 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू आपका हो जाता है 10 टू पावर 3
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है बेटा। तो जब किलोग्राम में यूज करना होता है तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल में इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू एग्जाम में कभी भी आपको दी नहीं जाती है। अगर दे दिया गया तो एग्जामिनर पेपर बनाने वाला आदमी बहुत अच्छा था, ठीक है। बाकी अमाउंट कभी दी नहीं जाएगी आपको ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस आता है, एक चीज आती है, क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछा जाता है कई बार, और कई बार डेंसिटी ऑफ बॉडी की बात की जाती है। ध्यान रखना है कि जब वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करेगा तो इसका मीनिंग है कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस होगा। और जब डेंसिटी ऑफ बॉडी कहा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। जबकि आपका जो हालो बॉडी होगा उसके लिए डेंसिटी जो होगा बॉडी का वो लेस होगा देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके लिए इस डिफरेंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं सिर्फ नोट करवा दूं। सर हम्म, सर जो बोलो। प्योर वाटर होता है और टैप वाटर होता है सर, दोनों की डेंसिटी सेम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इम्प्योरिटी होती है उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, ठीक है। यस सर। तो उसके बेसिस पे जो उसका मास होता है वो डिफर कर जाता है, ठीक है। वॉल्यूम तो आप जो भी लोगे वो सेम ही रहेगा उसका, लेकिन जब मास डिफर कर जाएगा तो मास एक्चुअली में इंक्रीज कर जाता है उसका। तो D इक्वल टू क्या होता है, मास बाई बी होता है। तो सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आपको मिल जाता है। तो एक्चुअली में जो आपका टैप वाटर होता है वो सोल्यूशन बन जाता है, जो प्योर वाटर होता है वो सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसलिए जो उसका डेंसिटी वो डिफर करेगा। टैप वाटर एंड जो आपका प्योर वाटर है, क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी की वजह से उसी वॉल्यूम का मास डिफरेंट हो जाएगा, एक्चुअली में सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो सब्सटेंस और बॉडी का डेंसिटी दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बात कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। When immiscible liquids of different densities are poured in a container, when बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल लगाने के लिए, when immiscible liquid ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देंगे और हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। आर poured in a container the liquid of highest density will be at कहाँ पे होगा, will be at the bottom, will be at the bottom while that of lower density
at the top. And interface will be plain. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एक्सपेरिमेंट बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पैराग्राफ टर्म में। चलिए मनस्वी बताओ, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? आपने मुझे लिख के भेजा हुआ है, बताओ क्या होती है। सर रेशो होता है हाँ, जो सब्सटेंस हमारे पास है उससे कंपेयर करते हैं उसकी डेंसिटी जो हमने रेफरेंस बनाया है। रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ द गिवन रेफरेंस मटेरियल। ओके। रेफरेंस मटेरियल क्या यूज करते हैं? सर क्या? रेफरेंस मटेरियल क्या यूज करेंगे? वाटर, ठीक है। कैसा? रेफरेंस मटेरियल वाटर यूज करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। सर लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होता है ना। हाँ, तो इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना उसको, ठीक है। वाटर सर को लेकिन एज अ हम स्टैंडर्ड यूज फिर किया जाता है। हाँ बोलो। सर वो जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है वो सर रिड्यूस कैसे होगा फिर? नीचे तो डिनोमिनेटर में तो सर 1 है ना। हमें रिड्यूस करने की जरूरत ही कहाँ है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है वैसे वाटर डेंसिटी के लिए वाटर। हाँ, क्या लवण्य? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है वैसे डेंसिटी के लिए वाटर। हाँ, ठीक है। आपको जो रिलेटिव डेंसिटी यूज करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर यूज करनी है, ठीक है। जब तक until unless it is defined, जैसे आपको ये ना कह दिया जाए कि इसके रिस्पेक्ट में आपको करना, तब तक आपको ये मान के चलना है कि रिलेटिव डेंसिटी आपने वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो आपको वाटर के रिस्पेक्ट में ही आपको रिलेटिव डेंसिटी मेजर करनी होगी, ओके। अच्छा, वाटर ही क्यों लेते हैं यहाँ पे हम? क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी हमको एज ए रेफरेंस ये इजिली अवेलेबल होगा। रेफरेंस में हमेशा जो प्रेफर्ड मटेरियल होता है वो होता है जो कि इजिली सबको एक्सेसिबल हो, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो जाए वो, ठीक है। अब कोई बोले कि रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड भी हमको बताना है या करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू यूज इट, ठीक है। गोल्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी सब्सटेंस का निकालना है तो ये बहुत डिफिकल्ट है, सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है गोल्ड, ठीक है। तो इसलिए जब तक आपको ये डिफाइन ना किया जाए क्वेश्चन में, कहीं लिखा ना जाए कि रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तब तक आपको मान के चलना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है। और इवन जो भी डेंसिटी आपको मेजर करके या टेबल बना के दी जाती है वो हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में ही बना करके दी जाती है, ठीक है। क्योंकि वाटर का 1 हो गया तो वैसे भी कोई इस पे वैल्यू पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको यस एक सर। और नाम से भी जाना जाता है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जानना जरूरी है क्योंकि बच्चों को कई बार शब्दों के उसमें फंसा करके एग्जामिनर निकल जाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़े और किसी टर्म से किसी वर्ड को देख के वो डर जाए या वो समझ ले कि ये तो हमने कभी देखा नहीं है और क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाए। ऐसे क्वेश्चन बेहद इजी होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म डाला जाता है, ठीक है। बस खाली वो टर्म आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, हमने एक फार्मूला भी दिया था आपको बताने के लिए, आपने शायद बताया भी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है।
तो शायद गलत है मेरा। हम्म? सब्सटेंस अपॉन रेफरेंस हो गया। टेम्परेचर के साथ में क्वेश्चन पूछा तो बता दिया आपने। प्रेशर बताया हुआ है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बताया हुआ है, मास m1 है, m2 मास है, ρ1 है, ρ2 है। तो रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी होगी, ρ1 प्लस ρ2 आपने बताया हुआ है। ठीक है, रिजल्टेंट डेंसिटी आपने ρ1 प्लस ρ2 बताया हुआ है। एक्चुअली में ये हार्मोनिक मीन होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट डेंसिटी इज हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन क्या होता है? शायद लावण्य बेटर नोइंग दिस। कोई भी चीज, कोई नंबर a एंड b होता है तो इसका हार्मोनिक जो होता है उसको 1/a, जो भी वैल्यू होती है उसको 1/a प्लस 1/b करके निकाला जाता है। इसको हार्मोनिक मीन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि टू सब्सटेंस या टू सॉल्यूशंस, ठीक है, या टू लिक्विड्स, टू लिक्विड्स, टू लिक्विड्स of masses m1 and m2 and density ρ1 and ρ2 are mixed together, are mixed, then resultant density, then resultant density rho will be given by 2 ρ1 ρ2 ये इसका मीन होता है। तो मीन करेंगे तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये a1 b1 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 2 भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 ρ1 ρ2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 हो जाता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो फार्मूला हो गया। अब इसको देखते हैं ये आया कैसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। कैसे आया नोट कर लिया इतना? आप लोग नोट करते हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? दोनों लोग, मनस्वी आप नोट कर रही हो या स्क्रीनशॉट ले रही हो? सर नोट कर रही हूँ। नोट कर रहे हो ना? हाँ, नोट करना बेहतर है। सर ये फॉर्मूला समझ नहीं आया। 2p1 लिखा है। ρ1 ρ2 ओके सर। दोनों की डेंसिटी 2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा डेंसिटी की? 2 टाइम्स ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये आएगा कैसे। दिखाऊं? नहीं सर। ये हो गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार इसको कि कैसे आया। देखो क्या है, ये आपका सोल्यूशन 1 है, ये आपका सोल्यूशन 2 है और ये आपका क्या है, इनका मिक्स सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? b1। ये कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? रो इक्वल टू कितना होता है? m बाई बी। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 अपान ρ1 हो जाएगा, है ना? अब b2 कितना हो जाएगा? m2 अपान ρ2 हो जाएगा। ठीक है, जो मिक्स सोल्यूशन है इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? इसका टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b1 प्लस b2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? b1 प्लस b2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी रो इक्वल टू इसका मास कितना है m1 प्लस m2 है, इसका वॉल्यूम कितना है b1 प्लस b2 है। ठीक है बेटा, b1 प्लस b2 है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा इसकी डेंसिटी। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर m1 प्लस m2 रहे, b1 और b2 को रो के टर्म में लिखे हम, तो b1 b2 को रो के टर्म में लिखेंगे, तो m1 प्लस m2 ऊपर हो गया, b1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम m1 अपान रो 1, इसकी जगह पे लिख सकते हैं m2 अपान रो 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, है ना, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। अब इसको हम एक लाइन में लिखें तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई अपान समेशन ऑफ एम आई अपान रो आई, ये रो बन जाएगा, ये हमारा जर्नल फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये जर्नल फार्मूला बनेगा। अब जो केस हमने देखा था उस केस के लिए कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, इफ m1 equal to m2, m1 equal to m2 and say this is equal to m, then rho will be m plus m upon m by rho 1 upon m by rho 2, ये बन जाएगा। देखो m कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे आपका रो 1 बच जाएगा, रो 2 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो 2 रो 1 रो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका रो 1 प्लस रो 2, तो रो इक्वल टू मिल जाएगा आपका 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2। ये कब है, when m1 इक्वल टू m2 है। ठीक है, ठीक है, तो इफ m1 इक्वल टू m2 है तो जो इनकी रिजल्टेंट डेंसिटी होगी ये इनका हार्मोनिक मीन होगी। अब इसी सिचुएशन में एक कंडीशन आती है कि जब इनका वॉल्यूम इक्वल हो तो उस समय इनकी डेंसिटी क्या होती है, तो इस समय इनकी डेंसिटी वो होगी जो कि मनस्वी ने नहीं बताया है, उसने रो 1 प्लस रो 2 बताया था ना, ये अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 बन जाएगा। उसको भी देख लेते हैं, ये नोट कर लिया इतना। यस सर। ठीक है, चाहो तो इसी में एक लाइन में इसको लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज याद रहता है, फार्मूला कई बार भूल जाता है। ठीक है, when two solution of equal masses, when two solution of equal mass and different density are mixed, then density of the resultant solution will be harmonic mean of the densities of solutions, harmonic mean of the density of two solutions means rho equal to 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2। ठीक है, हो गया ना। इसी में एक स्पेशल केस और लेते हैं, अगर वॉल्यूम को हम सेम कर दें तो क्या बनेगा, तो लिख लेते हैं इफ V1, पीछे देखना हमने मास को मिक्स किया था, ध्यान रहे हमने क्या मिक्स किया था, यहाँ पे हमें मास दिया था m1 दिया था रो 1 दिया था। ठीक है, अब हम मान रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तब क्या होगा, तो इफ V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड of density rho 1 and V2 volume of liquid
of density rho 2 are mixed, then what will be m? So m will be rho 1 b1 plus rho 2 b2, मतलब m1 plus m2 हो जाएगा ये, है ना? दिस इज m1 and this is m2. m will be m1 plus m2 and m1 will be rho 1 b1 and m2 will be rho 2 b2 हो जाएगा आपका, and b will be b1 plus b2. ओके, ठीक है बेटा? if b1 equal to b2, let's say this is equal to b, then रो विल बी, रो क्या बन जाएगा? रो विल बी, रो आपका m बाई बी होता है, क्या होता है? रो आपका m बाई बी होता है, तो ये बन जाएगा आपका रो 1 बी रो 2 बी अपान बी प्लस बी, बी कॉमन आउट हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 आ जाएगा, तो रो विल बी रो 1 plus रो 2 by 2, and this is called the arithmetic mean. This is called the arithmetic mean. ARITH, arithmetic mean. This is called the arithmetic mean. ठीक है? Very important case है, B1 equal to B2. सर ये हाँ वाला बेटा। समझ नहीं आया सर, v1 इक्वल टू v2 में जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला सर। B1 equal to B2. अच्छा देखो, अगर ये सिचुएशन थी तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी सोल्यूशन की? देन डेंसिटी विल बी, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना? यस सर। ये कितना हो जाएगा? m बाई बी, m बाई बी मीन्स m1 प्लस m2 अपान b1 प्लस b2, यही होगा ना? यस सर। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 रो 1 b1, m2 वैल्यू कितनी है? रो 2 b2, है ना? अपान b1 प्लस b2, ये हमारा रो का फार्मूला बना जनरल, है ना? यस सर। इसी फार्मूले में b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b पुटअप कर दें, जहां पे b1 b2 वहां पे b लिख दें, तो क्या बन जाएगा? इफ b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b लिखें तो रो क्या बन जाएगा? बताओ। रो 1 b रो 2 b अपान b प्लस b। देखो ऊपर से b कॉमन निकाल लो तो रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा, नीचे b प्लस 2b हो जाएगा, है ना? यहाँ b कॉमन निकलेगा ऊपर से, b नीचे, b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? और क्या आ जाएगा? रो 1 प्लस रो 2 बाई बी। समझ में आया? किसी और तरीके से समझाएं इसको? नहीं सर आ गया समझ। ठीक है, जैसे हमने पीछे फिगर बनाया था, चाहेंगे तो यहाँ पे भी इसका भी फिगर बना सकते हैं ऐसे, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 एंड देन मिक्स सोल्यूशन, ठीक है? ओके, यस सर। अच्छा, अब मनस्वी ने मुझे क्वेश्चन का आंसर दिया था, टेम्परेचर के साथ में डेंसिटी डिक्रीज करती है ना? तो इसके पीछे का आंसर कोई रीजन बताओगी हमको, क्यों डिक्रीज करती है? Why density decreases with increasing the temperature? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करते हैं। क्या? हाँ, पार्टिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करते हैं, दैट्स फाइन। अगर T इंक्रीज किया गया तो पार्टिकल्स का मूवमेंट यानी स्पीड बढ़ जाती है ना? यस सर। ओके, फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे इसका? डेंसिटी से कैसे कोरिलेट करेंगे इसको?
देखो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी तो ज्यादा मूव करना चाहेंगे ना, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, ज्यादा है ना? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे ज्यादा बेटर वे में हम इसको ये समझें कि वो ज्यादा एरिया में फैलना चाहेंगे, ज्यादा एरिया में फैलना चाहेंगे तो इस वजह से इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आपका बैलून है आपके पास, ठीक है ना? ये बैलून है आपका। इस बैलून में आपके पास गैस पार्टिकल्स होते हैं। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लेते हैं आपने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया आपने? इसको हीट कर दिया यहाँ पे। तो जब हीट करोगे इसको तो इनके जो मॉलिक्यूल है इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये आके वॉल पे टकराएंगे लगातार, है ना? ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस टकराने की वजह से क्या करेंगे? इसमें एक्सपेंशन करना चाहेंगे तो इसको ये दोबारा और ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे और इनका नया वॉल्यूम इतना हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया था एज ए स्टूडेंट। आप लोग भी चाहो तो अपने घर पे करना क्या है, एक आपने खाली बोतल ले लेना है, इसको करके देखना। आज ही भी क्लास के बाद में आप लोग करके देखना। प्लास्टिक का बोतल ले लेना, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कभी स्कूल में आपको मौका मिले दिखाने का तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ये बोतल होता है, इस बोतल के यहाँ पे आप क्या करना, आप बैलून को इसके ऊपर बांध देना है। रबड़ रबड़ होता ना ऐसे, ठीक है। इस बैलून को बांध देना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना, एक बर्तन ले लेना, 2 टब ले लेना, एक में बर्फ रख देना या अपने फ्रीजर में डाल देना। क्या करना, इस बोतल को उठा के फ्रीजर में डाल देना। तो जब फ्रीजर में डालना तो कुछ देर बाद निकालोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इसके कूल करो, ऑन कूलिंग, जब कूल करोगे तो जो मिलेगा ये आपको, ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये आप लोग करके देखना चाहिए, आज ही करके देखना, हमको बताना कि आपने फील किया कि नहीं किया। इसको आप फील करोगे कि ये आपका बैलून इसके अंदर जाकर के इस तरीके से फूल जाता है ये, ठीक है, कूल करने के बाद में। और दूसरा चीज क्या है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसी बोतल को आप एक बॉइलिंग वाटर में रखना। किसमें रखना? बोतल को बॉइलिंग वाटर बाथ में रखना, बॉइलिंग वाटर बाथ, ठीक है। इसमें पानी गर्म करके रखना, उसमें इस बोतल को डिप करना। तो जब आप बोतल को डिप करोगे तो आप इसको फील करोगे, क्या फील करोगे कि जो बैलून है आपका ये यहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग करके आज देखना। तो ये जो हम आप पढ़ा रहे हैं इस चीज को, इससे आप वहां पे फील कर पाओगे। तो ये इसलिए होगा क्योंकि जो बोतल है आपका, एम्प्टी बोतल दिख रहा है ना, इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स मीन्स एयर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब कूल करते हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है और इनका वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अंदर के जाते हुए वॉल्यूम आप देखोगे इसके बोतल के अंदर घुस जाता है ये, ठीक है। और इसको हीट करोगे तो ये आपका बढ़िया से अच्छे से एक्सपेंड होता है ये। तो आप लोग करके देखोगे इसको? यस सर। हाँ, हो सकेगा तो वीडियो बना के मुझे भेजना, ठीक है। तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ गई यानी उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाने से ज्यादा मोशन करना चाहते हैं, वो ज्यादा दूर जाना चाहते हैं, वो ज्यादा फैलना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, चूंकि डेंसिटी रो इक्वल टू m बाई बी होता है और मास जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, mass does not depend on temperature. So if b increases then rho decreases, ठीक है। एक लाइन में इसको लिख लेते हैं, इस रीजन को लिख लेते हैं, नहीं बाद में भूल जाओगे आप लोग, नोट कर लो इसको। with rise in temperature, with a rise in temperature, with rise in temperature due to thermal expansion, due to thermal expansion of a given body, of a given body,
volume will increase, volume will increase while mass will remain unchanged. While mass will remain unchanged, so density will decrease. That is rho by rho 0 will be given as m by b upon m by b0। क्लास 10 का फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा, लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे जान लेना, ठीक है। This m by b, m remain constant, so rho by rho is going to be b by b0, and we know that this b can be written as in terms of b0 as b0 ये आपका तो डेंसिटी नॉट क्या होता है? इनिशियल, इनिशियल ये आपका फाइनल, ठीक है। ओ नॉट मतलब इनिशियल, ठीक है। सर मतलब वॉल्यूम 0 है। b0 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ओके सर। रो 0 मतलब इनिशियल, डेंसिटी मतलब एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग, एंड रो एट टेम्परेचर T। सिमिलरली b0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और b क्या है, एट टेम्परेचर T, ठीक है। तो दिस b0 in terms of b can be written as b0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T एंड गामा डेल्टा T हो जाएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, इस फार्मूले का आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली जानने के लिए लिख रहे हैं इसको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रो इक्वल टू आपका सिंपली क्या बन गया यहाँ पे, रो इक्वल टू आप इस टर्म में अगर देखें तो ये बन जाएगा आपका रो 0 अपान 1 प्लस b0 कैंसिल हो जाएगा, रो 0 अपान 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अगर बायनोमियल थ्योरम को इसमें अप्लाई कर लें या यूज कर लें तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं रो 0 इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। बस एक्सप्रेशन लिख लेना है कि अगर कभी डायरेक्ट पूछ ले तो हमें बताने में समस्या ना, बाकी ये सब 9th या 10th क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाया हुआ है, या आपने भी पढ़ा होगा इन चीजों को, ठीक है। ये वहीं से लिया हुआ एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा। चलिए, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस अगर हम बात करें, किसके टर्म में बात करें, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस अगर हम बात करें इसको, तो बल्क मॉडुलस के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस डेल्टा P बाई B, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस रो 0 विल बी रो इक्वल टू रो 0 प्लस 1 प्लस डेल्टा P बाई B हो जाएगा ये, ठीक है। P के टर्म में, अगर B के टर्म में इसको लिखना है तो उसको लिखेंगे रो 0 1 माइनस डेल्टा B बाई B, डेल्टा P बाई B, सॉरी B0 के टर्म में इसको ठीक है, रहने दो इसको ऐसे, ठीक है।
ठीक है बेटा, 3 फार्मूलों का खाली थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, बाकी कहीं पे अभी आपसे न्यूमेरिकल पे ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में चला जाएगा आपका। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, डेंसिटी बनाया है तो डेंसिटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लें, एक डेंसिटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ आइस density of ice is rho and that of water is sigma. What will be the decrease in volume when a mass capital M of ice melts? आपका ऑप्शन ए है m अपॉन सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। ऑप्शन बी है सिग्मा माइनस रो बाई एम। ऑप्शन सी है m 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा। एंड ऑप्शन डी है आपका 1 बाई m 1 अपॉन रो माइनस 1 बाई सिग्मा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखो, क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास m ऑफ आइस मेल्ट्स। ये आपका आइस है और ये मेल्ट करेगा, है ना। मेल्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा। आपको एक बात पता है कि मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना। इसका मास m था, इसकी डेंसिटी रो थी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, m बाई रो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ओके। और जो वाटर बनेगा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बी आई लिख देते हैं इसको, हम इसको बी वाटर लिखते हैं, तो मास जो है वही रह जाएगा, डिवाइड बाई सिग्मा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास m ऑफ आइस मेल्ट्स। वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम बताना पड़ेगा आपको। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना है, डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी बी आइस माइनस बी वाटर। बी आइस कितना है, m बाई रो है, ठीक है, CO1 m बाई रो है, तो ये आपका है m बाई सिग्मा। m कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा 1 बाई रो अपान 1 बाई सिग्मा। तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना आइस मेल्ट करेगा, जितना मास था, वाटर बनने पे भी उसका मास उतना ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी अकॉर्डिंगली चेंज होगी आपकी। ठीक बेटा, यस सर।
चलिए अगला क्वेश्चन, इससे भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया ना पीछे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? यस सर। मनस्वी आपको हाँ जी सर, आ रहा है। आगे बढ़े ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के वर्ड पे ध्यान देना, आंसर अपने आप आएगा। इक्वल मासेस ऑफ वाटर and a liquid of density 2 are mixed, of density 2 are mixed together together, then the mixture has a density of A 2/3, B 4/3, and C 3/2, and D 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्वेश्चन पढ़कर के उस हिडन इंफॉर्मेशन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस हिडन इंफॉर्मेशन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने उसे फाइंड आउट नहीं किया तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आपको क्या हिडन इंफॉर्मेशन क्या दी? देखो आपको दिया है इक्वल मासेस ऑफ वाटर का मास m है, एंड कोई लिक्विड है तो उसका भी मास m है, और इसका जो डेंसिटी है वो 2 दिया हुआ है, और वाटर का डेंसिटी आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वाटर का डेंसिटी आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अब मजेदार चीज क्या है कि जो इस डेंसिटी दी, इसको ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2। देखो इसके साथ में कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है? कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। पीछे चल के देखते हैं, हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ा था? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इट हैज नो यूनिट। क्या था? इसके पास कोई यूनिट नहीं था, क्योंकि डी बाई डी था, यूनिट लेस क्वांटिटी थी। तो जब भी डेंसिटी आपको यूनिट लेस क्वांटिटी में दिया हो तो आपको तुरंत जान जाना है कि आपको ये क्या दिया हुआ है, ये रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। ये हिडन इंफॉर्मेशन, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर 2 है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है बेटा। नाउ हमने क्या मिक्स किया है? हमने इक्वल मास मिक्स किया है। क्या क्या मिक्स? इक्वल मास मिक्स किया है। तो इक्वल मास जब मिक्स करते हैं हम, तो हमने बताया था कि इक्वल वॉल्यूम में अर्थमेटिक मीन होता है, और इक्वल मास लेते हैं तो हमें उनका हार्मोनिक मीन मिलता है। ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इज इट ओके? Hence resultant density rho will be given as 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2। ये 2 into 1 into 2 upon 1 plus 2, ये बन जाएगा आपका 4/3। Hence option B is your correct answer। समझ में आ गया?
Yes, sir. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ये लिख लिया? मनस्वी आपको बेटा लिख लिया सर। चलिए समझ में आ गया? यस सर। यस नो बस सही बोलो, समझ में आया तो ठीक, नहीं फिर से सर बताएं। मैंने बोला यस सर, समझ में आया। हैं? सही ना? चलिए हाँ जी आगे सर, बढ़ते हैं। मैंने बोला था। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two substance of densities ρ1 and ρ2, two substance of densities ρ1 and ρ2 are mixed in equal volume and the relative density of mixture is 4 when they are mixed in equal masses the relative density masses the relative density of the mixture is 3. The values of ρ1 and ρ2 are, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। ठीक बेटा, ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान रखना इसमें जो आपके टर्म दिए थे हमने इन्हीं को यूज किया है। वॉल्यूम इन इक्वल वॉल्यूम, तो जब इक्वल वॉल्यूम में होते हैं तो रो इक्वल टू इनका अर्थमेटिक मीन हो जाता है, ठीक है, इक्वेशन 1। और जब इक्वल मास में होते हैं तो हार्मोनिक मीन हो जाता है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, फिर इस इक्वेशन से ρ1 प्लस ρ2 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया, यहाँ से ρ1 ρ2 इक्वल टू 12 आ गया, यहाँ से ρ1 वैल्यू 12/P2 निकाल लिया, फिर ρ1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप किया और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो ρ2 इक्वल टू 2 and 6 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ρ1 वैल्यू 2 और 6 आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे ρ1 की वैल्यू 6 दिया हुआ है,
इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग रो टू की वैल्यू 2 ले लेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो पीछे पढ़ा है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, आगे बढ़ाएंगे इसको। प्रेशर पढ़ा था हमने, उसी को लेकर के पढ़ेंगे। तो नाम है इसका पास्कल्स लॉ। क्या नाम है इसका? पास्कल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट if gravity effect is neglected, it states that if gravity effect is neglected, the pressure at every point of liquid in equilibrium of rest is same। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी वेजल में कहीं पे भी कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, तो उसके एवरी एंड ईच पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट नहीं है तो फिर ये अल्लाह अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। जैसे किसी बकेट में आपने पानी भर के रख दिया है, ठीक है, तो क्या कहता है कि उस बकेट के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो सेम होगा। ठीक है, इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा जाता है जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल होता है यूज करने के लिए एप्लीकेशन के टर्म में, क्योंकि ये तो स्टैटिक के लिए है, अगला टर्म थोड़ा डायनेमिज्म को लाता है। वो कैसे है? सेकंड स्टेटमेंट, कि द इंक्रीज इन प्रेशर, the increase in pressure at one point, the increase in pressure at one point of the enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid, to all other points of the liquid, and also to
to the and also to the walls of the container and also to the wall of the container provided the effect of gravity is neglected. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हमको पढ़ने हैं, जानने हैं, करने भी हैं। ठीक है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या है, कोई मुझे समझाएगा आप में से? ओके, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा कि एक्सेस pressure or gauge pressure or pressure at a height h is only depending on height h and independent of the area of the vessel. Okay, area of the vessel. This means the liquid pressure it means the liquid pressure will be same at same height irrespective of shape and size of vessels. ठीक है, ठीक है, and this leads to hydrostatic paradox. एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होगा? कल हमने देखा था कि किसी भी तरीके का आपका सिस्टम हो, किसी भी तरीके का आपका सिस्टम हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, बस इनका हाइट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका हाइट सेम होना चाहिए। इसमें लिक्विड फिलअप है पूरे में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी। ठीक है बेटा, क्योंकि इन सबका हाइट सेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इसमें से लिक्विड यहाँ से फ्लो करोगे इस तरीके से, तो इन सारे वेसल में जो लिक्विड आपका फिलअप होगा वो हमेशा इक्वल हाइट तक ही फिलअप होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच सी इक्वल टू एच डी भी होगा। ये एच ए है, ये एच बी है, ये एच सी है, ये एच डी है। ठीक है बेटा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।
ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, यस सर। चलिए इसी को एक इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैनोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। खाली एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे बनता है ये। यहाँ से आप एयर पंप कर सकते हैं, इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है। यू टाइप की शेप, यू शेप की ट्यूब होती है ये, यू शेप की ट्यूब होती है। इसमें आपको लिक्विड फिलअप करना होता है ये सब कई बार एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो खाली आपको फिगर भी पता रहेगा तो भी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे इसका। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका ओपन मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो इसमें क्या होगा, आपका पीए इक्वल टू क्या होगा, पीबी होगा, क्योंकि पी और पीबी इन दोनों का हाइट क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, पी एंड पीबी दोनों का हाइट सेम है आपका। ठीक है, दिस इज हाइट h, दिस इज हाइट h। ठीक है, ओके। एक छोटा सा पॉइंट और है, नोट करने वाली बात है, वो ये है कि जो आपका डेंसिटी होता है वो हाइट के साथ में चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके बारे में अमूमन जब क्वेश्चन मिलता है हमें, तो वो मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं कर रहा होता है, क्योंकि लिख करके दिया जाता है कि इट विल नॉट चेंज। बट इन रियलिटी क्या होता है, तो उसको नोट कर लेते हैं, सिर्फ एक नोट इंफॉर्मेशन के तौर पे है ये। नोट in reality the density of air decreases with height. So does the value of g। इसको रहने दो, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका है। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसका, कि एट सी लेवल generally be considered atmospheric pressure as 760 mmHg in barometer, mmHg। ओके,
और इसका यूज करते हैं कैसे, किसमें पता करने में, तूफान क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको जानने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो ए ड्रॉप इन दी HG लेवल by 10 mm or more is a sign of an approaching storm. क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। जब एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आगे हम इस चीज को बर्नौली थ्योरम में देखेंगे, यहाँ पे इसी चैप्टर में आगे हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। पास्कल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ठीक है। देख लें उसको भी, नेक्स्ट क्लास में देखें।